सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को, और इसमें देखिए जो दूसरा चैप्टर है वह हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मैंने दो भाग आपको बताए थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, और हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइसेस को देख लिया था और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को देख लिया था। अब हमें देखना है इस क्लास में मेमोरी डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था जिन चीजों को आप छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वे सभी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में। तो अब मेमोरी डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमको इस क्लास में पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। और इस तरीके से हार्डवेयर के जो चारों पार्ट हैं वह आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग मेमोरी डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। तो देखिए मेमोरी डिवाइसेस की अवधारणा एवं अवलोकन, ओवरव्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में आंकड़ों तथा निर्देशों के संग्रहण स्टोरेज की व्यवस्था रहती है। इन आंकड़ों को कंप्यूटर की मेमोरी में अन्य स्थानों पर स्टोरेज डिवाइसेस द्वारा संग्रहित तथा आदान प्रदान किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में आपको पता है कि आंकड़े होते हैं। एक तो इनपुट, जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो इनपुट देता है और निर्देश देता है, और कुछ निर्देश कंप्यूटर के पास पहले से भी होते हैं जिसके द्वारा वह उपयोगकर्ता और सभी जितने पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनके बीच तालमेल बिठाता है। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए, आंकड़ों के संग्रहण के लिए, निर्देशों के संग्रहण के लिए किसकी जरूरत होती है? स्टोरेज की जरूरत होती है। और यही स्टोरेज जहां पे इन सबको संग्रह किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। अब देखिए जिस प्रकार मनुष्य किसी तथ्य को अपने मस्तिष्क में धारण करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर धारण किए गए तथ्य के आधार पर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी आंकड़ों व निर्देशों को धारण करता है तथा आदेश मिलने पे धारित तथ्यों व निर्देशों के आधार पे प्रोसेसिंग करता है। ठीक, तो समझ गए होंगे आप मेमोरी स्टोरेज क्या होता है। अब इसके बाद देखिए कंप्यूटर में डेटा भंडारण क्षमता की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इन कंप्यूटर्स। अब जैसे किसी कमरे की अगर आप कैपेसिटी, किसी बर्तन की, किसी कमरे की या किसी बॉक्स की आप कैपेसिटी कैसे नापते हैं? उसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से वॉल्यूम किस में निकलता है? सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टोरेज की, जो मेमोरी की क्षमता होती है वह किस में हम लोग नापते हैं वह देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर डेटा संग्रहण, जिसे अक्सर स्टोरेज या मेमोरी कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डिजिटल डेटा को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए संग्रहित व संरक्षित किया जाता है। कंप्यूटर का फाइल का आकार समकलित डेटा के भंडारण की माप निम्नलिखित है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन स्मॉल बी जो होता है वह बिट होता है, और वैल्यू 0 to 1, और साइज 1/8 ऑफ बाइट। अब देखिए कैपिटल बी क्या दिखाता है? बाइट दिखाता है, जो 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट। अब के बी क्या होता है? के बी कैपिटल में देखिए दोनों है, तो किलो बाइट्स, यानी कि 1000 बाइट्स को हम लोग के बी कहते हैं। उसके बाद एम बी देखिए किसे कहते हैं? मेगा बाइट्स, यानी कि 1000 का स्क्वायर। तो इसमें इतने बाइट्स होते हैं। इसी तरीके से एमबी के बाद जीबी आता है, टीबी आता है, टीबी के बाद अब जीबी गीगाबाइट्स होता है, टीबी टेराबाइट्स होता है, पीबी पेटाबाइट्स होता है, ईबी एक्साबाइट्स, जेडबी जेटाबाइट्स, वाईबी योटाबाइट्स। तो इस तरीके से ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी मेमोरी के नापने के, मेमोरी के यूनिट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। अब कितने तरीके की मेमोरी होती है एक कंप्यूटर में, यह आपको जानना है। तो मुख्यतः तो दो प्रकार की हम मानते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी मेमोरी अलग काम के लिए होती है, वह मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और तीसरा होता है कैश मेमोरी। ठीक है, इसे टाइप में नहीं रखते हैं लेकिन इसका यूज भी आता है। ठीक, तो ये अलग से आप कैश मेमोरी याद रखिएगा, कैच मेमोरी जिसे हम लोग कहते हैं। अब प्राथमिक मेमोरी में देखिए क्या क्या आता है? रैम आता है,
और रोम आता है। ये प्राथमिक मेमोरी के टाइप्स हो जाएंगे। और द्वितीयक मेमोरी में देखिए मैग्नेटिक डिस्क आता है, फ्लैश मेमोरी आता है और ऑप्टिकल डिस्क आता है। 3 टाइप ये होते हैं द्वितीयक मेमोरी के। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं पहले प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर में। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी भी इसे बोला जाता है, प्राइमरी या मेन मेमोरी। इसे आंतरिक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर ही स्थापित की जाती है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं, इसे आंतरिक अस्थायी या सेमीकंडक्टरल मेमोरी कहा जाता है और यह कंप्यूटर के अंदर ही स्थापित की जाती है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में आप समझ गए। अब प्राइमरी मेमोरी पहले ही मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है, रैम और रोम। और रैम और रोम भी फर्दर, रैम 2 तरीके का होता है, एस रैम और डी रैम। और इसी तरीके से रोम 3 तरीके का होता है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में जो आता है रैम, उसे हम लोग देखते हैं रैम और रोम को। तो रैम क्या होता है, देखिए रैम का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले तथ्य व सूचनाएं सर्वप्रथम इसी मेमोरी में संग्रहित होते हैं। रैम बिना कंप्यूटर पे कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया कि यह प्राइमरी मेमोरी होती है और यह सीधे जो है वह कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। तो इस मेमोरी के बिना कंप्यूटर में काम नहीं हो सकता है। यह रीड राइट मेमोरी अर्थात इससे डेटा पढ़ा भी जा सकता है और इसमें लिखा भी जा सकता है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है तथा लिखा हुआ डेटा पावर ऑफ होते ही इरेज मिट जाता है। ठीक है, अब रैम की विशेषताएं क्या हो गई, रैम क्या हो गया, रैम का पूरा नाम देखिए हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह सीधे कंप्यूटर से जुड़ा होता है और इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सारी जितनी भी उपयोगकर्ता इंफॉर्मेशन देता है, इनपुट देता है और जो भी डेटा प्रोसेस करने को कहता है, जो भी चीजें होती हैं इसी मेमोरी में परफॉर्म होती हैं। रीड राइट के जितने एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं ये, इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक, और ये वोलाटाइल होता है, मतलब उड़ने वाली मेमोरी। जैसे आपका पेट्रोल होता है, इसको आप अगर खुले में रख दोगे तो ये क्या होता है, ये उड़ जाता है। वैसे ही अगर कंप्यूटर को आप बंद कर देते हो यानी पावर ऑफ कर देते हो तो ये मेमोरी क्या होती है, उड़ जाती है, इरेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। इसके 2 प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम, पहले ही मैंने आपको बताया। अब रैम आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं रोम, ROM, रोम। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें सूचनाएं अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती हैं। इस प्रकार की मेमोरी में स्टोर डेटा को कंप्यूटर द्वारा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ लिखना संभव नहीं है। रोम में क्या होता है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे केवल सूचनाएं जो हैं, मतलब जो भी प्रोसेस हो गया उनके रिजल्ट्स या कोई डेटा सेव करना है तो उस पे सेव रहता है हमेशा के लिए। सूचनाएं जो होती हैं वह स्थायी रूप से स्टोर रहती हैं, लेकिन अगर आप चाहो कि उसमें और कुछ राइट कर दें अलग से तो वह संभव नहीं होता है। तो इस मेमोरी में जो सूचनाएं स्टोर की जाती हैं उसमें ना तो परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही इसमें नई सूचनाएं डाली जा सकती हैं। इस मेमोरी की सूचनाएं तब भी रहती हैं जब कंप्यूटर की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है। जब जैसे मान लेते हैं कि आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया और उसके बाद फिर दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करते हो तो तब भी आप इस मेमोरी को पाओगे। ठीक है, तो ये सूचनाएं हमेशा स्टोर रहती हैं, यह वोलाटाइल नहीं होती हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर के ऑफ ऑन से खत्म नहीं होती हैं। जबकि रैम क्या होता है, रैम में जो मेमोरी होती है वह कंप्यूटर बंद होने के बाद खत्म हो जाती है। अब देखिए रोम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ये 3 प्रकार होते हैं रोम के। अब इसके बाद देखिए कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी जिसे हम लोग कहते हैं, तो कैश
एक छोटी एवं तीव्र गति की मेमोरी है जो मुख्यतः मेमोरी के डेटा को कॉपी कर उसका उपयोग करती है। इसे डेटा एक्सेस की गति तीव्र हो जाती है। अब कैश मेमोरी, यह अलग से मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक छोटी सी ही मेमोरी होती है, यह एक छोटी सी ही मेमोरी होती है, लेकिन इसका काम क्या होता है? यह मेमोरी बहुत तेज होती है और यह मुख्यतः मेमोरी के डेटा को कॉपी कर उसका उपयोग करती है। इसे डेटा एक्सेस की गति तीव्र हो जाती है। अब देखिए, जब भी कंप्यूटर पे कोई काम करता है तो वहां पे क्या चीजें होती हैं? वहां पे डेटा जल्दी से रीड राइट हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें उपयोग आता है तेज काम करने वाली मेमोरी। तो अब आप सोचोगे कि केवल यही क्यों ही नहीं लगा दिया जाता है कंप्यूटर में? जैसे देखिए, यहाँ पे है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है इससे कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी के द्वारा जब डेटा ट्रांसफर होता है तो बहुत तेजी से जो मेन मेमोरी में डेटा रहता है वह कैश मेमोरी में आता है, कैश मेमोरी की तरह सीपीयू में जाता है, फिर सीपीयू से प्रोसेस होकर तुरंत कैश मेमोरी में, फिर मेन मेमोरी में, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेटा का ट्रांसफर होता है वह बहुत ही तेजी से होता है। और कैश मेमोरी छोटी सी क्यों होती है? आप सोचोगे कि बड़े तौर पे क्यों ना इसको लगा दिया जाए। तो कैश मेमोरी जो होती है वह थोड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए इसका इस्तेमाल छोटे ही रूप में किया जाता है। जब प्रोसेसर को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है तो वह सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करता है कि इसकी कॉपी कैशे मेमोरी में है या नहीं। यदि हाँ, तो प्रोसेसर तत्काल उसे पढ़ता है या लिखता है, जो मुख्य मेमोरी की तुलना में अत्यंत तीव्र होता है। अब कैश मेमोरी को आप दोस्तों समझ गए होंगे, कैश मेमोरी क्या होती है। जैसे रैम रोम के साथ आपने एक टाइप और पढ़ा था, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी आपको समझ में आ गई होगी। प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ लिया, प्राइमरी में रैम रोम पढ़ लिया, और अब हमें पढ़ना है द्वितीयक। यहाँ पे आपने प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के साथ कैश मेमोरी देखा था, अब हम देखने वाले हैं द्वितीयक मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम और रोम पूरा देख लिया, अब द्वितीयक या सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है यह आप देखिए। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह अस्थाई होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता। जैसे आपने प्राइमरी मेमोरी में देखा तो एक मेमोरी रैम जो है वह ऐसी थी जो अस्थाई थी, वोलेटाइल थी, तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी को जनरली वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सेव फाइल या फोल्डर को खोलकर देख सकते हैं, इसमें सुधार परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी भंडारण क्षमता मुख्य मेमोरी से अधिक होती है। यह मेमोरी अस्थायी होती है, इसमें लिखे हुए डेटा को जब तक बदला ना जाए तो वे उसी तरह रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती और धीमी गति से कार्य करती है। इसमें आंकड़ों को सुरक्षित करके बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है तथा किसी भी कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिए, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह अस्थाई मेमोरी होती है और यह थोड़ा धीरे काम करने वाली मेमोरी होती है, और इसमें स्पेस जो होता है वह ज्यादा होता है। और इस मेमोरी में कुछ भी आप जब लिख दोगे तो वह अस्थाई रूप से लिखा रहेगा, और कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे तो हमेशा के लिए लिखा रहेगा। और इसका इस्तेमाल आप अन्य कंप्यूटरों में भी कर सकते हैं, उन कंप्यूटरों से इस मेमोरी को जोड़ करके। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। सेकेंडरी मेमोरी आप समझ गए अब क्या होता है। अब इसके प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी तीन टाइप का, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, और ऑप्टिकल डिस्क हो गया। अब इसमें देखिए, मैग्नेटिक डिस्क जो है, इसमें पहला मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल्स वह है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ये सारी चीजें आ गई, ठीक। इसके बाद देखिए फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी में क्या आता है? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इसके बाद देखिए ऑप्टिकल डिस्क में, तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी और डीवीडी। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। यहाँ देखिए, मैग्नेटिक डिस्क के टाइप में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और
मैग्नेटिक टेप होते हैं। ये 3 टाइप होते हैं मैग्नेटिक डिस्क के, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक डिस्क में हम इसको तीनों टाइप देखेंगे और साथ ही इसी तरीके से द्वितीयक मेमोरी के जितने भी 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकार के सभी एग्जाम्पल्स जितने हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क के 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और फ्लैश मेमोरी के 2 एग्जाम्पल्स और ऑप्टिकल डिस्क के 2 एग्जाम्पल्स, इनको भी हम विस्तार में पढ़ेंगे। यह भी आपके परीक्षा में पूछता है। तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क तथ्यों को संग्रहित करने तथा उन्हें पढ़ने की एक युक्ति है। अब देखिए सभी स्टोरेज ही हैं और सभी सेकेंडरी स्टोरेज हैं, तो मूल बातें आप समझ रहे होंगे कि ये स्टोरेज के काम में आते हैं, और दूसरा ये अस्थाई रूप से स्टोरेज के काम में आते हैं, और यह ज्यादा स्पेस में इनकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वह ज्यादा होती है, और जो स्पीड होती है वह धीरे होती है। इतनी बातें तो सब में कॉमन रहेंगी। अब देखिए इसमें धातु की गोल प्लेट डिस्क होती है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक डिस्क इसका नाम है, तो डिस्क से आप पता चल पा रहे हैं कि इसमें अंदर कोई डिस्क होती होगी। तो यहाँ पे लिखा है इसमें धातु की गोल प्लेट डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय परत होती है। इस डिस्क को उपयोग में लाने के लिए डिस्क ड्राइवर नामक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसमें रीड राइट हेड होते हैं जो डेटा को लिखने या पढ़ने के काम करते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए डिस्क ड्राइव टेप ड्राइव की तुलना में बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें डेटा को वास्तविक रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी भी सतह से किसी भी ट्रैक पर शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यह प्रक्रिया रैंडम एक्सेस कहलाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप। अब मैग्नेटिक डिस्क में ही 3 टाइप जो होते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मैग्नेटिक डिस्क में ही पहला आ जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी फ्लॉपी डिस्क के समान ही है, परंतु हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क की तुलना में आकार में बड़ी तीव्र गति से चलने वाली डिस्क है। यह डिस्क कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर फिक्स रहती है, इसीलिए इसे फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क एयर टाइप बॉक्स में बंद रहती है जिससे यह मूल रूप से सुरक्षित रहती है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए डिस्क पर रीड राइट हेड लगा होता है। हार्ड डिस्क की संग्रहण क्षमता फ्लॉपी डिस्क से अधिक होती है। वर्तमान में 20 GB से 4 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ड डिस्क आप समझ पा रहे हैं। इस तरीके से एक छोटे से डब्बा नुमा होता है, आपको पता है, एक छोटा सा जैसे वॉलेट होता है, पर्स होता है लड़कों का जो जेब में रखते हैं, उसी तरीके से हार्ड डिस्क भी होता है और इस पे रीड राइट का और बड़ा डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सीडी डीवीडी की तरह होती है तथा इसकी कार्य पद्धति भी लगभग एक जैसी होती है। चूंकि यह चमकीली प्लास्टिक की बनी होती है इसीलिए इसे फ्लॉपी कहा जाता है। यह डिस्क बहुत फ्लॉपी एवं नाजुक होती है। इसके केंद्र में एक छिद्र होता है जिसे यह डिस्क घूमती है। फ्लॉपी डिस्क भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। बाजार में अधिक क्षमता वाली सीडी आ जाने से इसका चलन लगभग समाप्त हो गया है। फ्लॉपी डिस्क आप समझिए कि सीडी से पहले, जैसे सीडी आई फिर सीडी के बाद डीवीडी आई, उससे पहले क्या चलता था, फ्लॉपी डिस्क चलता था। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर था लेकिन इसमें जो स्टोरेज क्षमता थी वह कम थी। अब इसके बाद देखिए मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में भेजी गई सूचनाओं को सुरक्षित रूप में भंडारित करने के लिए किया जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी संरचना ऑडियो कैसेट की रील की तरह होती है। इसमें आधा इंच बिना जोड़ी वाली प्लास्टिक की लंबी पट्टी होती है जिस पर चुंबकीय परत चढ़ी होती है। यह पट्टी ही मैग्नेटिक टेप कहलाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक टेप को। इस टेप में डेटा स्टोरेज 6250 अक्षरों तक किया जा सकता है।
इसमें डेटा की रीड राइट करने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइवर की आवश्यकता होती है। अतः ड्राइवर को रीड राइट करने के लिए रीड राइट हेड लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक टेप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? तो फ्लैश मेमोरी एक ठोस स्टेट चिप, सॉलिड स्टेट चिप है जिसमें बिना बाह्य विद्युत आपूर्ति के डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। अब फ्लैश मेमोरी क्या हो गई? इसमें देखिए यह भी एक मेमोरी स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें बाह्य विद्युत की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे किसी मेमोरी को आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, जैसे कोई डेटा हो इम्पोर्टेंट जिसको एक कंप्यूटर में जो यहाँ रखा हुआ है उसमें से ले करके और दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना हो जो दूसरे शहर में हो, तो इसके लिए आवश्यकता पड़ती है ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस की जो पोर्टेबल हो और रिमूवेबल हो। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि फ्लैश मेमोरी जो होती है वह पोर्टेबल होती है और रिमूवेबल। पोर्टेबल मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो, और रिमूवेबल जिसे निकाला जा सकता हो। ठीक है, तो इस मेमोरी को कंप्यूटर से तुरंत ही हटा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी कहते हैं। फ्लैश आप जानते हैं एक बार चमक के खत्म हो जाता है, वैसे ही यह मेमोरी जो होती है एक बार इस्तेमाल करके फिर इसको दूसरे के पास भेज दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है पेन ड्राइव या मास स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव आप सभी जानते होंगे कि पेन ड्राइव सूचनाओं अथवा आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित एवं संग्रहित करने का एक छोटा सा यंत्र होता है। ठीक है, तो पेन ड्राइव के बारे में आप और भी लिख सकते हैं। जो मुख्य बातें मैंने आपको बताई थी कि पेन ड्राइव कंप्यूटर स्टोरेज में काम आता है और इसमें यह जो होता है इसमें डेटा मिटता नहीं है, यह वोलेटाइल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं जब पेन ड्राइव के बारे में पूछे। इसके बाद देखिए मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी का रूप है। इसका उपयोग मीडिया में फोटो, वीडियो एवं अन्य बहुत से आंकड़ों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकॉर्डर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, PDS, गेमिंग कंसोल्स एवं प्रिंटर आदि में किया जाता है। इसको एक उपकरण से दूसरे उपकरण में हस्तांतरित भी किया जा सकता है। तो मेमोरी कार्ड आप सभी ने देखा होगा, मोबाइल्स में यूज किया होगा और कैमरास में यूज किया होगा। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड भी आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का जो तीसरा टाइप है ऑप्टिकल डिस्क, इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। चलिए देखते हैं। 90 के दशक में विकसित इस प्रणाली ने डिस्क प्रणाली की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी इस डिस्क पर मेटल का लेप होता है। इसमें संग्रहित डेटा को लेजर किरणों की सहायता से रीड राइट किया जाता है, इसीलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। अब ऑप्टिकल डिस्क जैसे आपने CD और DVD इसमें दो आता है, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, ऊपर मान लेते हैं नाम वगैरह लिखा था और नीचे आप देखोगे तो इस तरीके से बिल्कुल चमकदार इस तरीके से दिखती थी ये डिस्क। ठीक है, और ये आप देखिए कि 90 के दशक में इसने पूरी क्रांति ला दी थी। ठीक है, तो पहले आपने एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले देखा होगा कि VCRs आते थे, VCR चलते थे। VCR के कैसेट बिल्कुल ऐसी तरीके से मैग्नेटिक टेप के टाइप के थे। ठीक है, जैसे ही आपका रेडियो में टेप लगते थे उस तरीके से। लेकिन फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क CD। CD में क्या होता था कि ये इस तरीके से डिस्क होती थी बिल्कुल चमकदार, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी इस डिस्क पर मेटल का लेप होता था। इसमें संग्रहित डेटा को लेजर किरणों की सहायता से रीड राइट किया जाता था। अब जो प्लेयर आता था जिसमें यह CD लगती थी, या कंप्यूटरों में भी ऊपर पहले स्पेस दिया जाता था जिसमें ये CD लगती थी, तो
यहाँ पे एक लेंस लगा होता था जो लेजर से इस पे रीड करता था, ठीक है, केवल रीड का काम होता था और राइट भी करना होता था। जब राइट भी किया जाता था इनको तो लेजर के माध्यम से, ठीक है। तो सीडी, पहले तो देखिए सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यह सीडी के नाम से बाजार में प्रचलित है। वर्तमान में सबसे ज्यादा यही प्रयोग में लाई जाती है। इस पर 800 MB तक डेटा स्टोर किया जाता है। इसकी स्पीड अत्यंत तीव्र होती है। अब सीडी के 3 प्रकार हैं, सीडी रोम, सीडी आर और सीडी RW। अब तो उतना प्रयोग में नहीं आता है यह, लेकिन यह 90 के दशक से लेकर के आप समझिए कि 2015 तक इसका खूब उपयोग हुआ है, सीडी और उसके बाद डीवीडी का। अब देखिए डीवीडी क्या है, तो इसी का नेक्स्ट वर्जन जो है वह है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये है डीवीडी, इसे सामान्यतः डीवीडी के नाम से जाना जाता है। डीवीडी सीडी जैसी ही होती है, अंतर केवल इतना है कि डीवीडी का आकार सीडी जितना ही होता है, परंतु सीडी से बहुत ज्यादा डेटा आता है। डीवीडी सीडी की तुलना में 7 गुना ज्यादा डेटा आ जाता है। कुछ डीवीडी ड्राइव डीवीडी की दोनों सतहों पर डेटा स्टोर कर सकती है, इसीलिए इसकी स्टोरेज क्षमता दोगुनी हो जाती है। अब देखिए सीडी के बाद आता है डीवीडी, और अंतर कुछ नहीं, बस डीवीडी में जो स्टोरेज क्षमता थी, जो इसकी स्टोरेज क्षमता थी वह बढ़ जाती है। आपको पता है कि सीडी जो होता था, पहले जब किसी मूवी की सीडी आती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी, तो एक मूवी की 2 कॉम्पैक्ट डिस्क लेनी पड़ती थी। एक में फर्स्ट हाफ होता था, एक में सेकंड हाफ होता था मूवी का। अब जब डीवीडी आ गया तो इसमें कम से कम 3 से 5 मूवी एक ही डिस्क में आ जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है कि हाँ, सीडी और डीवीडी का चेंज का जो दौर था वह उम्मीद है कि आप सभी ने ही देखा होगा। अब देखिए सीडी डीवीडी जितने लोगों ने यूज किया है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीसीआर जिसने देखा होगा वो भी कमेंट करके बताएगा। अब देखिए सीडी की भांट डीवीडी 3 प्रकार की होती है, डीवीडी रोम, डीवीडी आर और डीवीडी RW, ठीक। तो ये हो गए पूरा आपका सेकेंडरी मेमोरी के जितने टाइप होते हैं। यहाँ पे हमने मेमोरी पूरा देख लिया, प्राइमरी मेमोरी देख लिया, प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम हमने देख लिया, सेकेंडरी मेमोरी में हमने मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क देख लिया, और कैश मेमोरी तो हमने देखा ही देखा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने आपके मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, सभी आपने पढ़ लिए अच्छे से। अब इसके बाद जो हार्डवेयर में बच जाता है, हार्डवेयर में वह आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस भी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले देख लीजिए, यह आपके लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे आपसे पूछ सकता है प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आप जानते हैं रैम रोम आता है, और द्वितीयक मेमोरी में आपने देख लिया कि मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए आपके प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी आपने पढ़ लिया। अब इसमें अंतर आप देख लीजिए, तो ये मेमोरी अर्धचालक मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, और द्वितीयक मेमोरी इसमें मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल मेमोरी को सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। इसके बाद देखिए प्राथमिक मेमोरी का दूसरा नाम मुख्य मेमोरी होता है। इस मेमोरी को बैकअप मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये अंतर हो गया। फिर देखिए प्राथमिक मेमोरी वोलाटाइल होती है, अस्थिर मेमोरी होती है, और द्वितीयक मेमोरी जो होती है वह नॉन वोलाटाइल होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही विद्युत जाता है यह मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है मिट जाती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वितीयक मेमोरी को आप जैसा स्टोर करके रखोगे वैसी ही रहती है, लाइट रहे या ना रहे। इसके बाद देखिए डेटा सिस्टम को बंद करने पर संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता है। सिस्टम को बंद करने पर संग्रहित डेटा इसमें नष्ट हो जाता है, इसमें नष्ट नहीं होता। यही बात मैं आपको बता रहा था। अब देखिए प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो सकता कंप्यूटर में। अब देखिए कंप्यूटर संचालन के लिए ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये केवल डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी
माइक्रो प्रोसेसर के साथ बहुत तीव्र गति से कार्य करती है। प्राथमिक मेमोरी की तुलना में ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ धीमी गति में कार्य करती है। अब मान लेते हैं कि कोई डेटा जो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है उसको अगर लेकर के आना हो, कंप्यूटर में जरूरत हो, तो वह धीरे आती है। ठीक है, अगर वही ये मेमोरी जो होती है अगर मेन मेमोरी में है, प्राइमरी में, तो तेजी से काम होता है। इसके बाद देखिए रैम रोम इस मेमोरी के उदाहरण है। इसके उदाहरण हार्ड डिस्क, सीडी रोम और डीवीडी इत्यादि हैं। तो इस तरीके से आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपकी मेमोरी की जितनी डिवाइसेस थी वो हमने देख ली। अब हम देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस आपने देखा था और प्रोसेसिंग डिवाइसेस देखा था, मेमोरी देख लिया आपने। अब चौथा जो कंपोनेंट आता है वह आता है आउटपुट डिवाइसेस। देखिए हार्डवेयर में तीन चीजें आपने पढ़ ली और चौथा बचता है आउटपुट डिवाइसेस। अब इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए आउटपुट डिवाइसेस वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। या आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि वे डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस आप समझ रहे होंगे, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर या वीडीयू जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा देखिए प्रिंटर, आप सभी को पता है। तीसरा देखिए प्लॉटर्स है। चौथा है स्पीकर या साउंड। चौथा है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, तो मुख्यतः यही 5 तरीके के आउटपुट डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। मॉनिटर, तो मॉनिटर आप सभी ने देखा होगा, मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये क्या होता है? ये जैसे अभी आप इस वीडियो को मान लेते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो जो स्क्रीन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। या कंप्यूटर पे आप देख रहे हैं तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन रखी होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। तो यह एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के प्रत्येक कार्य को निरंतर देखा जा सकता है। यह देखने में टीवी जैसा दिखाई देता है, जिसे तार द्वारा सीपीयू से जोड़ा जाता है। अब यह हर एक जो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का वह सीपीयू से जुड़ा होता है। ठीक है, जो इसके बगल इस तरीके से बॉक्स नुमा होता है सीपीयू, ठीक है, उसी से यह जुड़ा होता है। ठीक है, इससे कीबोर्ड माउस भी जुड़े होते हैं इसी सीपीयू से। ठीक है, तो मॉनिटर की विशेषताएं निम्नलिखित है। मॉनिटर सूचनाओं को प्रदान करता है। यह टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रदर्शित होने वाला टेक्स्ट व ग्राफिक्स अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। और चौथा पॉइंट है, यह बाइनरी आउटपुट को मानव द्वारा समझने योग्य भाषा में प्रदर्शित करता है। अब देखिए जो भाषा, जो चीजें हम समझते हैं उसी में यह सारी चीजों को प्रदर्शित करता है। यह भी एक विशेषता है। अगर यह मशीनरी जो मशीन चीजें समझता है 1010 इस तरीके से अगर डिस्प्ले पे दिखाएगा तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हम दूसरा आउटपुट डिवाइस देखते हैं, प्रिंटर। तो इस तरीके से प्रिंटर आपने देखा ही होगा। यहाँ पे क्या रखते हैं? कागज इस तरीके से रखते हैं और यह कागज अंदर मशीन में जा करके प्रिंट होके यहाँ इस तरीके से बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को कागज पर छापती है। अर्थात कंप्यूटर पर जो भी फाइलें हमने सूचना एवं निर्देशों के आधार पर तैयार की हैं, इसे ज्यों का त्यों प्रिंटर छाप देता है। इससे हम अक्षर, संख्याओं, रेखा चित्र आदि किसी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिंटर चित्र में देख ही सकते हैं। अब देखिए प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए प्रिंटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसके आधार पे अगर हम देखें तो प्रिंटर जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है पहला, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइप ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके बाद देखिए प्लॉटर क्या होता है, जो तीसरा आउटपुट डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग, मानचित्र, ग्राफ व इंजीनियरिंग आकृति बनाने में किया जाता है। इससे रंगीन, पारदर्शक फिल्म आदि भी बनवाई जा सकती है। प्लॉटर द्वारा बनाई गई आकृति शुद्ध, स्पष्ट व अच्छे प्रकार की होती है। अन्य उपकरणों की अपेक्षा में यह बहुत ही कम समय लेता है।
साथ ही वर्तमान में प्रचलित प्लॉटर द्वारा त्रिविमीय चित्र, फ्लैक्स, होल्डिंग आदि भी प्रिंट किए जा सकते हैं। तो यह भी एक प्रिंटर का ही नेक्स्ट वर्जन है प्लॉटर, आप समझिए। तो इससे बहुत सारे तकनीकी काम भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लॉटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र। इसके बाद हम देखते हैं स्पीकर्स या साउंड। अब स्पीकर्स या साउंड आप भली भांति समझते होंगे। आप जैसे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज आप जिस माध्यम से सुन पा रहे हैं, ठीक है, जहां पे मेरी आवाज आ रही है वो क्या है, स्पीकर है, ठीक है। चाहे वह आपके मोबाइल का स्पीकर हो या कंप्यूटर से जुड़ा स्पीकर हो या आपके लैपटॉप में लगा स्पीकर हो या फिर आपके ईयरफोन का स्पीकर हो। तो स्पीकर का प्रयोग आपको पता है कि कंप्यूटर में स्पीकर का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे हम कंप्यूटर के सभी आउटपुट संदेशों को सुन सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑडियो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे इसके माध्यम से सुन पाते हैं, ऑडियो आउटपुट जो होता है। इसके बाद देखिए जो पांचवा आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो ये क्या काम करता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट यंत्र है जो कंप्यूटर के चित्रों का प्रयोग स्क्रीन पर बड़ा दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक लोगों वाले स्थानों में सूचनाओं, परीक्षाओं एवं अध्ययन के लिए किया जा सकता है। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। इस तरीके का एक लाइट फेंकने वाला डिवाइस होता है जो इस पर्दे पे इस तरीके से ये लाइट आके पड़ती है, ठीक है, और ये इस पे बड़ी इमेज दिखाई देती है। यह जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है उसी तरीके से यह एक व्हाइट पर्दा है। जैसे ब्लैक बोर्ड क्या होता है, पूरे क्लास को देखने के लिए होता है, और एक मॉनिटर जो है वह सिंगल पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन यह जो स्क्रीन है इसमें पूरे एक हॉल में लोग बैठ के इस पे चीजों को देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सभी आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे हमने देख लिया और सभी स्टोरेज को भी देख लिया। अब इस तरीके से आपके जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर थे सबको हमने पढ़ लिया कल के क्लास में और आज की क्लास में मिला करके। हार्डवेयर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या बचता है, हार्डवेयर जब कंप्लीट हो गया कंप्यूटर में तो बचता है बस सॉफ्टवेयर, वो चीजें जिनको हम छू या देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह क्लास जो है वह पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके सवाल, सुझाव और कैसा लगा यह क्लास आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कम से कम 5 मित्रों में तो आपको इस क्लास को शेयर करना ही करना है, ताकि इसी तरीके से सभी लोग आसान भाषा में आपके कंप्यूटर विषय को पढ़ पाएं, समझ पाएं। और यहाँ पे आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। पूरा आप समय अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, और सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पे ऑल आप सेलेक्ट कर लोगे तो सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और पूरा क्लास जब भी आता है आप देख पाओगे, ठीक है। वैसे डेली शाम को 7 बजे और 6 बजे हमारी क्लासेस होती ही होती हैं, 6 और 7 बजे। 6 बजे भी क्लास आपको मिल सकती है और 7 बजे भी। जब भी हमारी क्लास आती है शाम को 6 या 7 बजे ही आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पीडीएफ है यह कंप्लीट, अगर आपको पीडीएफ चाहिए और सभी चैप्टर्स के अगर आपको टेस्ट चाहिए, सभी विषय के पीडीएफ, सभी विषय के टेस्ट, सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन और सभी जितने भी सीरीज आते हैं आपके उसके पीडीएफ आपको चाहिए, और कोई भी डाउट अगर आपको डायरेक्टली हमसे पूछना है, ये सारी चीजें सुविधाएं आपको कहाँ पे मिलेंगी, हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिलेंगी। यहाँ पे आपको मास्टर क्लासेस भी देखने को मिलेंगी और सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी। ऐप जो है वह आप डाउनलोड कर सकते हो सीधे प्ले स्टोर पे सर्च करके टारगेट यूपी टेट सीटेट, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और अपने सारे बाकी विषयों की पढ़ाई यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है यहाँ पे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।